और अब बात करते हैं देश के सवाल की। हालांकि जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए हैं, जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है, तब से एक बात यहां पर यह है कि शेख हसीना को लेकर बहुत ज्यादा बांग्लादेश मुखर है शेख हसीना के खिलाफ जाने के लिए। देश के कई सवाल है, क्या पाकिस्तान के दबाव में यूनुस सरकार ने आईसीटी से यह फैसला दिलवाया है? क्या भारत के डर से यूनुस सरकार ने शेख हसीना को फांसी की सजा दिलवाई? क्या बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा राजनीतिक साजिश है? फांसी के पीछे क्या लोकतंत्र को हमेशा के लिए खत्म करना यूनुस सरकार की मंशा है? और आम चुनाव से पहले हसीना की पार्टी अवामी लीग से यूनुस सरकार क्या घबरा गई है? क्योंकि लगातार शेख हसीना की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक उनकी पार्टी को बांग्लादेश के लोकतांत्रिक परिदृश्य में चुनाव में भाग लेने की मंजूरी नहीं मिलती, तब तक बांग्लादेश एक तरफा आगे जाएगा। और वही कोशिश मोहम्मद यूनुस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता, पूर्व राजनयिक, जुड़ गए हैं। विकास पाहवा, सीनियर हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, और रज़ाक उल हैदर चौधरी, स्वतंत्रता सेनानी, बांग्लादेश से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप सभी का मेरे साथ स्वागत है जुड़ने के लिए, आप सब ने वक्त निकाला। मैं सबसे पहले रज़ाक भाई, मैं आपका ही रुख करना चाहूँगा, क्योंकि आप मेरे साथ बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं और आप न केवल जुड़ रहे हैं, आपने 1971 का मुक्ति वाहिनी का वो दौर देखा है, आपने बंगबंधु को देखा है, आपने बांग्लादेश को बनते हुए देखा है, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश जो बना और आज जिसकी पहचान पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। रज़ाक भाई, ये क्या रहा है इस वक्त बांग्लादेश में? क्या शेख हसीना ने इतने बड़े क्राइम किए थे कि उसको फांसी की सजा दी जाती? You see, आपको मेरी आवाज आ रही है रज़ाक भाई? yes, now I can hear you. Thank you very much to allow me to join here. Number one, after killing of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in 1975, the total scenario of Bangladesh has been changed. We struggle for long 24 years for a secular and democratic and socialist economy here in Bangladesh, and we succeeded. Our 3 million people sacrificed their lives. Razak sir, if you don't mind, with due respect, though we can talk in English and we can convey your message to our viewers in English also, but in case if you are capable and comfortable in speaking in Hindi, then please go ahead in Hindi. Otherwise, you are welcome in English also. No, I can understand Hindi. I can understand Hindi, but I cannot speak. Okay, please carry on. That's why, please pardon. Please carry on. So this, you see, we fought for a long time for a secular and democratic country, but this Pakistani, you see, in 1971, when we were in Liberation War, a section of people, those who helped Pakistani army as their auxiliary force, like Rajakar, Al-Badr and Al-Shams groups, they're from Jamaat Islam and other Muslim League parties. They, however, they managed to kill our father of the nation in 1975, 15 August. From that time, our total scenario has been changed. We have been just our total principle has been changed. We have returned to the Pakistani principles. रज़ाकुल हैदर चौधरी, what do you think? आपको क्या लगता है कि मोहम्मद यूनुस क्या करना चाहते हैं? क्या मोहम्मद यूनुस स्पेशली
शेख हसीना को टारगेट पर रखकर ये काम कर रहे हैं विद प्रोवोकेशन फ्रॉम पाकिस्तान? और डू यू सी कि इंडिया के साथ जो रिलेशंस थे उसको मोहम्मद यूनुस ने अब पूरी तरीके से डैमेज कर दिया है और वो इंडिया को काउंटर करने के लिए इस तरीके का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? Absolutely sure. Absolutely, it is right. Because you see, the very day Yunus took power, the Pakistani people, Pakistani generals, Pakistani military, ISI people, they rushed to our country. They managed to enter our cantonment, different cantonments, and we heard that they have got some officers in our inside our cantonment. They want to just regain, they want to make it East Pakistan again. Yunus is the leader. Yunus is the leader. Among the very he, we thought he is a Nobel laureate. He could change our economy and everything, but he surrendered to Jamaat Islam here. But let me tell you, before I thank you for your participation in this debate, but just tell me, you said he is a Nobel laureate as far as economy is concerned. Where is Bangladesh economy right now? Oh, totally destroyed, totally. Because you see, when strong economy is there, a country like ours, if you see what's the rate of, what the percentage of our poverty, in 2024, our poverty level was 18%. In recent survey, September 8, the Pratham Alo, they published a survey report. It is 28%. In 1 year, it increased to 10% increase in Exactly. रजाकुल भाई, जो पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश में बहुत बढ़ गई थी शेख हसीना की रेजिम में। ये सेंट मार्टिन आइलैंड का इशू है जिसके बाद ये सारी चीजें हुई जो अमेरिका को देने से रिफ्यूज कर दिया शेख हसीना ने। लास्ट क्वेश्चन टू यू, और ये भी ऐड कीजिए, व्हाट विल हैपन टुमारो? They've declared that shoot at sight order is all over there in Bangladesh. Will they? You see, this is not a surprise to us. We thought this verdict is going to be happened because the court, this chairman of the court, he is a follower of Jamaat. This I'm sorry, there's some problem with your connection also. फिर भी बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट कि आपने हमें ज्वाइन किया रजाकुल चौधरी साहब। लेकिन मेरे साथ दो खास मेहमान और जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप उनको देख भी रहे थे, और विकास पाहवा जी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर गौरी शंकर, मैं सबसे पहले अब आपका रुख करता हूं। ये बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है जिसने जो कुछ भी बांग्लादेश में छात्र आंदोलन हुआ, छात्र यात्रा के नाम पर और बदल देने के नाम पर, वहाँ पर अब तक 2 मामलों में तो मौत की सज़ा दी है और 1 में उम्र कैद की, करीब 5 मामले जहाँ तक बताए जाते हैं। क्या बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस rather than being एक नोबल लॉरेट की जगह वो एक डिक्टेटर की तरह अपने को बनाते चले जा रहे हैं और ये फैसला उसी का इशारा करता है? नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाक्रम चल रहा है बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, और मैं ये मानता हूं कि पूरी साउथ एशिया के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब से शेख हसीना को जबरदस्ती सत्ता से हटाया तब से ये मोहम्मद यूनुस वहाँ पे आके बिठा दिए गए। वो न तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, न कोई उनकी
इलेक्टोरल विक्ट्री कहीं दिखाई देती, न कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई उनकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि वो एक नई सरकार बनाएंगे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन किया नहीं है, नई सरकार प्लेस में है नहीं, वो इलेक्शन करवाना भी नहीं चाहते, वो इलिजिटिमेटली सरकार को कंट्रोल करते रहना चाहते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दूसरी चीज ये मैं बताऊंगा कि जब से ये यूनुस आए हैं सरकार में, तब से पुराने जो जमाते इस्लामी के लोग थे, जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट थे और पाकिस्तानी रजाकार टाइप लोग थे, वो बहुत ही हावी हो चुके हैं सरकार के ऊपर। इन्होंने अभी पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाने के साथ साथ पाकिस्तान को बिना वीजा ट्रेवल का भी उन्होंने ऑथराइजेशन दिया है। इसकी वजह से बहुत से फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स पाकिस्तान से बांग्लादेश में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कई मुल्ला वहां पे आके लोगों को भड़का रहे हैं, कई आईएसआई के एजेंट्स वहां आके सेटल हो गए हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही हैं। जहां तक ये ट्रिब्यूनल का सवाल है, इसका नाम तो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है, बट ये एक्चुअली मिसनोमर है कंप्लीटली, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल का जो अपॉइंटमेंट है वो तो शेख यूनिस की सरकार ने ही किया है, और उन्हीं लोगों को वहां पे बिठाया है जो शेख हसीना के बिल्कुल ओपोजिशन में रहे हैं और बेसिकली जमात इस्लामी के सपोर्टर हैं। तो इसको एक तो पहले ये कंप्लीट मिसनोमर है ये इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल कहना। दूसरी चीज ये है कि इस ट्राइब्यूनल का जो प्रोसीडिंग्स हुए हैं उसमें शेख हसीना को कोई ढंग से अपना रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश नहीं की गई। बहुत सारे जी, आप क्योंकि सही कह रहे हैं, बहुत सारे तो अवामी लीग के लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं, उनकी तरफ से जो भी खड़ा हो रहा है उसके साथ। मैं आता हूं सर, एक बड़ी खबर ले लूं, इसी पर आपसे रिपीट ले लूंगा, उसके पहले मैं इंट्रोड्यूस कर लूंगा अपने साथी वकील साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। बड़ी खबर यह कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से अपील भी कर दी है। भारत सरकार से शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करने की मांग भी कर दी है। मोहम्मद यूनुस बड़ी चालाकी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ उन्होंने बांग्लादेश के इस ट्रिब्यूनल को इंटरनेशनल कोर्ट क्राइम ट्रिब्यूनल अपराध न्यायाधिकरण के तौर पर उन्होंने पेश करवाया और फिर उससे फैसला दिलवा दिया, मौत की सज़ा का दिलवा दिया ये कहा जा सकता है। लेकिन जब वहाँ पर शेख हसीना को प्रेजेंट करने के लिए कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो वन साइडेड सारी चीज़ें वहाँ पर रहीं और सरकार की तरफ से रखी गई चीज़ों को जजेस ने देखा और उस हिसाब से फैसला सामने रखा। मेरे साथ अरविंद सिंह तेजावत भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विकास पावा सीनियर एडवोकेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के। विकास पावा सर, मेरा सवाल अब आपसे, ये आईसीटी की बांग्लादेश की जुडिशरी में क्या अहमियत है? क्या इसके फैसले के खिलाफ वहां पर कोई अपील हो सकती है, नहीं हो सकती है? लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि जब रिप्रेजेंटेशन का मौका ही नहीं मिला और ये फैसला आ गया है, तो अब शेख हसीना के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं इस राइडर के साथ कि जैसा मैंने खबर अभी बताई कि बांग्लादेश की सरकार ने भारत से प्रत्यर्पण की अपील भी कर दी है। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे गुप्ता जी ने अभी आपको बताया था कि ये जो ट्रायल है ये इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने कंडक्ट किया, और जो नॉलेज हमें इंटरनेट से अवेलेबल है, ये जो ट्रायल है 1 जून 2025 को शुरू हुआ और अब नवंबर में आके इसकी समाप्ति हुई और करीब 40-50 विटनेसेस इन्होंने एग्जामिन करे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ट्रायल इन एब्सेंशिया है। ट्रायल इन एब्सेंशिया मतलब जो एक्यूज्ड जो ट्राइब्यूनल के सामने नहीं आया, उसने अपना डिफेंस ट्राइब्यूनल को नहीं दिया, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसको अपने डिफेंस में कोई विटनेसेस देने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और डिफेंस में जो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जब एक साक्ष्य कोर्ट में रिकॉर्ड होता है तो उसकी कॉपी दी जाती है कि उसको और एक्यूज से उसका एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, वो भी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली, कोई बहस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और एक एक्स पार्टी जैसे प्रोसीडिंग्स होती है उस तरीके से ट्रायल को बहुत ही स्विफ्टली
इसको कंक्लूड किया गया एज इफ कि ट्राइब्यूनल वॉज इन हरी। ट्राइब्यूनल चाहता था कि जल्दी से जल्दी ट्रायल खत्म हो और वो अपना वर्डिक्ट जो है वो उसको दे दें। तो ये जो डेथ सेंटेंस हुआ है, डेथ सेंटेंस अगर ट्राइब्यूनल या कोई सेशंस कोर्ट देता है तो बांग्लादेश के लॉ के हिसाब से इसकी अपील केवल सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट डिवीजन में जा सकती है। अनलाइक इंडिया, इंडिया में जो है डेथ सेंटेंस हैज टू बी कंफर्म्ड बाय अ डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, बट बांग्लादेश के लॉ के हिसाब से वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन कठिनाई इस बात की है कि अगर इसमें एक्यूज इस वर्डिक्ट को चैलेंज भी करना चाहें तो चैलेंज भी पॉसिबल तब है जब आप उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में जाइए, अपने आप को सरेंडर करिए। एग्जैक्टली। तो ये अपील जो है ये इन एब्सेंशिया फाइल नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए जैसे आपने अभी अभी राजीव जी आपने बताया कि एक एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट भी आ गई है कोर्ट में। आप देखिए कितनी जल्दी एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट आई कि जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुआ और जजमेंट का एग्जामिनेशन नहीं हुआ और एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट आ गई। एक्सट्रेडिशन की जो रिक्वेस्ट है वो नॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है, बट इस केस में विदाउट एग्जामिनेशन और इतना क्विक एग्जामिनेशन के बाद एक एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट भी आ गई है। अब एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट के बाद थोड़ा और मामला जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडिया में जो इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट है उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। उसमें 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर तो ये कहता है कि उन 2 कंट्रीज के बीच में जहाँ पे एक्सट्रेडिशन का कोई अरेंजमेंट हो या एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हो तो एक प्रोसीजर होता है, जहाँ पे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है उसका प्रोसीजर डिफरेंट होता है जी। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बांग्लादेश के साथ कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये केस पूरा पॉलिटिकल नेचर का केस है तो इंडियन लॉ के हिसाब से एक्सट्रेडिशन नहीं हो सकता। अगर शेख हसीना जी एक्सट्रेडिशन के केस को लड़ेंगी इंडिया में तो उनके पास बहुत सारे ऐसे डिफेंसेस होंगे जो लीगली परमिसिबल हैं और फैक्चुअली भी परमिसिबल हैं, जैसे कि ड्यू प्रोसेस का फॉलो ना होना, ट्रायल का प्रॉपर प्रोसीजर का फॉलो ना होना, या ट्राइब्यूनल का गलत कॉन्स्टिट्यूट होना, या उनको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का अपॉर्चुनिटी ना देना, या पॉलिटिकल केस। जैसे ये तो पॉलिटिकल का इसका तो वेरी नेचर ही लग रहा है जिस हिसाब से ट्रायल कंडक्ट हुआ कि ये पॉलिटिकल इन नेचर ही है। सो इंडियन एक्सट्रेडिशन लॉ के हिसाब से अगर पॉलिटिकल केस में किसी का एक्सट्रेडिशन माना जाता है दैट इटसेल्फ इज अ ग्राउंड फॉर रिजेक्शन। सो इसमें जब ये एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट आएगी तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया उसको एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद एक पर्टिकुलर कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा जहाँ पे ये एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट का एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन होने के बाद देयर कैन बी अ फुल फ्लेजेड ट्रायल इन इंडिया। पहले ये लॉ होता था कि केवल कागज का एग्जामिनेशन होता था और उसके बाद एक्सट्रेडिशन हो जाता था। जी। आजकल एक्सट्रेडिशन की प्लीज में भी आप ये प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको 4-5 ग्राउंड्स बताए, ड्यू प्रोसेस का फाइल ना होना, ट्रायल प्रॉपर कंडक्ट ना होना, पॉलिटिकल नेचर होना, और फैक्ट्स पे भी जो एविडेंस है वो बांग्लादेश गवर्नमेंट को उस एविडेंस को इंडिया में भेजना पड़ेगा। और उसके बाद ह्यूमन राइट्स कि अगर आपने एक्सट्रेडिशन कर भी दिया तो क्या जो फ्यूजिटिव है क्या वो उस कंट्री में जाके सिक्योर्ड है, क्या उस कंट्री में जाके उसको प्रॉपर न्याय मिलेगा, या उसके साथ कोई गलत तरीका या कि कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन होंगे। हमारे एक वियना कन्वेंशन है उसमें सारे रूल्स मेंशन हैं, क्या वो फॉलो होंगे। ये सारी चीजें अब इंडियन कोर्ट में, अब बॉल इज इन द इंडियन कोर्ट, इन द एक्सट्रेडिशन कोर्ट, तो यहाँ पे डिसाइड होंगी। अब आपने बहुत अच्छी बात कही सर, मैं और डिटेल आपसे लूंगा क्योंकि आपने वियना कन्वेंशन की बात की, आपने ये कहा कि जो भी एक्यूज्ड है क्या उसके राइट्स होंगे। मुझे तुरंत जैसी आप ये बात कह रहे थे मुझे अबू सलेम का मामला याद आ गया। पुर्तगाल ने इतना स्ट्रिक्ट दायरे में रखा था भारतीय एजेंसीज को कि अबू सलेम का एक्सट्रेडिशन ही लग रहा था कि शायद पॉसिबल नहीं होगा, और उसके बाद कई मामलों में सरकार का भी तब विरोध किया गया, बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन भारत अगर इन सारी प्रक्रियाओं को अपनाता है तो क्या बांग्लादेश उसको किसी और तरह प्रोजेक्ट करेगा, नहीं करेगा? मेरे साथ अरविंद सिंह तेजावत इस वक्त इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, पिछले कुछ दिन पहले हमने देखा था पाकिस्तानी कलाकारों के शोज होने शुरू हुए थे बांग्लादेश में, और तब इससे पहले कि पाकिस्तानी कलाकार वहां अपना प्रोग्राम पेश करें नारे लगते थे शेख हसीना को फांसी दो, और ये नारे रिकॉर्ड भी हुए हैं, ऐसी फुटेज बहुत है जो हमने तब देखी थी।
लेकिन अभी स्थिति यह है कि आज जब कोर्ट में शेख हसीना को फांसी दी गई तो कोर्ट के अंदर तालियां बजी काफी देर तक, फांसी दो के नारे लगाए गए कोर्ट के अंदर। ऐसा भारत के कोर्ट में तो नहीं होता, मेरी जहां तक जानकारी है, आप लोग मुझसे सीनियर है, मैं इस पर विकास पावा जी से थोड़ी देर में जवाब लूंगा। लेकिन वियना कन्वेंशन की बात करें, बांग्लादेश टीवी पर इस फैसले की घोषणा का सीधा प्रसारण किया गया और अब एक्स्ट्रेडिशन की अपील आ गई। ये क्या बच्चों का खेल है या ये सारी चीजें पहले से सीक्वेंशियली सेट करके रखी गई थी? ये होगा तो ये किया जाएगा, ये होगा ये किया जाएगा, यानी सबके लिए सारी तैयारी थी। अरविंद जी। दरअसल अगर किसी भारतीय कोर्ट में ये सारी बातें होती कि वहां पे आप तालियां बजवा रहे हैं और उसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता, तो मुझे लगता है कि ये भारत में संभव नहीं था, क्योंकि ताली बजाना भी आपका एक पॉलिटिकल बायसनेस बताता है, जो ये सोचते हैं कि यह निष्पक्ष नहीं हुआ या कि कानून के हिसाब से नहीं हुआ, और क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई। दूसरी बात यह है कि यह पूरा का पूरा जो मामला है वो पॉलिटिकल है। अभी तो बांग्लादेश में जब कॉन्स्टिट्यूशन ही सस्पेंडेड है, वहां पे नियम कानून का ठीक से कोई व्याख्या करने वाली ना तो कोई संस्थान है या ना वो लोग उसको मान रहे हैं, तो वह ठीक नहीं है। दूसरी बात यह कि जो शेख हसीना जी की जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका भी एक बहुत बड़ा जो बांग्लादेश में वहां के लोग हैं, जो उनका एक सपोर्ट ग्रुप है, क्या उन सारे जो जितने भी जो लोग हैं जो कि अभी आज उनको आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उन सबकी पॉलिटिकल ओपिनियन को आप एक तरफ रखकर खाली केवल राजनीतिक कारणों से अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और मैं बिल्कुल विकास पावा साहब की बात को भी सुन रहा था, पर ये सारी तमाम चीजें अगर हम भारतीय संदर्भों में देखें तो हमारे लिए ये सारी काफी आश्चर्यजनक लगती है, पर अगर बांग्लादेश के संदर्भ में देखें तो वहां पे जुडिशरी इतनी मजबूत नहीं है। जुडिशरी वहां मजबूत होती है जहां डेमोक्रेसी ठीक से काम करती है, क्योंकि जुडिशरी भी वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का एक पायदान होता है, वो उसका एक हिस्सा होता है। और जहां डेमोक्रेसी की ही हालत खराब हो तो वहां जुडिशरी ठीक वैसे ही है जैसे कि कोई राजा साहब हैं और राजा साहब के अधीन कोई 2-4 मंत्री हैं और उनको कहा जाता है कि काजी साहब आप तय करिए कि इनको क्या सजा दी जाए। तो लगभग लगभग बांग्लादेश में ऐसा ही हो रहा है, पूरी तरीके से जो सामंतवाद में होता था कि राजा ने कहा कुछ पंचों से कि यह आपको फैसला सुनाना है, और पंचों ने निष्पक्ष बनने का नाटक करते हुए वह पूरा फैसला सुना दिया, जैसे कि प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर में होता है। तो वही हुआ है अभी शेख हसीना के साथ में, और बिल्कुल गलत हुआ है। और मुझे लगता है कि इसको पॉलिटिकल तरीके से देखने से बांग्लादेश में ही जो उसके जो डेमोक्रेसी है वो कमजोर होगी और वहां पे विदेशी ताकतें हावी होगी। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से भी बताएं, मतलब ये नहीं कि आप डिप्लोमेटिक हो जाएं, डिप्लोमेसी के हिसाब से शेख हसीना को टारगेट में रखते हुए बांग्लादेश दरअसल कर क्या रहा है? अरविंद जी। देखिए, वहां जहां तक अगर हम चीजों को देखें तो सत्ता पे काजिब रहना हर एक व्यक्ति चाहता है, और अभी जो शेख हसीना को हटाने के पीछे एक खासकर एक ये था कि वो सेकुलर थी और तमाम चीजें थी, तो उनको हटाने और उनको हटाने को जस्टिफाई करने के लिए उसका एंटीथेसिस लाना बेहद जरूरी है। और क्योंकि वो सेकुलर थी तो वहां पे जो कम्युनल फोर्सेस हैं वही उनका रिप्लेसमेंट हो सकता था। तो यही है। तो इसका पर जहां तक भारत पे इसके प्रभाव का प्रश्न है, यह काफी लंबा चलेगा, क्योंकि ऐसे में वो बार बार भारत को जब भी बांग्लादेश और भारत की जो संबंधों पे या जब भी कभी द्विपक्षीय बातें होगी तो उनके प्रत्यर्पण का मामला हमेशा से उठाएगा। तो एक तरीके से भारत को वो हमेशा से असहज करने के लिए उस टूल का इस्तेमाल किया जाता रहेगा और वो परेशानी होती रहेगी। एम्बेसडर गौरी शंकर सर, एम्बेसडर गौरी शंकर, एक इंटरव्यू बहुत फेमस हुआ था इससे पहले कि शेख हसीना बांग्लादेश से भारत की तरफ आती, और उन्होंने इंटरव्यू दिया था बांग्लादेश के मॉर्निंग स्टार या डेली स्टार पेपर को दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि एक गोरा मेरे पास आया और उसने मुझसे सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में बात की, मैंने मना कर दिया और उसके बाद हालात ये हो गया, अगर मैं वो मान जाती तो शायद बांग्लादेश में यह हालत नहीं होती। तो क्या मोहम्मद यूनुस इस वक्त जो कुछ भी एक खास
खास डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं शेख हसीना को लेकर, क्या इसमें भारत को घेरने की कोई स्ट्रेटेजी है? सेंट मार्टिन आइलैंड, खासतौर पर बांग्लादेश का जो ऊपरी इलाका जहां से भारत का चिकन नेक बनता है, लाल मोनीर हाट का इलाका, वहाँ चाइनीज एक्सपर्ट को ले जाना, वहाँ पाकिस्तानी लोगों को ले जाना, एक वहाँ पर एयरबेस भी मौजूद है, और उसके बाद जो भारत का मैप है उसको तोड़ना मरोड़ना और एक बांग्लादेश के नए मैप एक आर्ट के रूप में पेश करना, ये सब मोहम्मद यूनुस क्यों कर रहे हैं? क्या वो डिप्लोमेसी नहीं समझते या फिर वो सीधे टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल थोड़ा लंबा है क्योंकि मैं आप जैसे थोड़ा मेरे पास अनुभव नहीं है कि मैं और कम कर पाऊं, लेकिन अगर आप इसका जवाब दें। तो राजीव जी, ऐसा है, देखिए, इसमें अगर अमेरिका का रोल है तो वो इनडायरेक्ट रोल है। मैं ये नहीं मानता कि अमेरिका ने डायरेक्टली इस तख्तापलट में भाग लिया था। उन्होंने जो इनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि कुछ एनजीओज को, कुछ स्टूडेंट मूवमेंट को, इनको ये फंडिंग देते रहते हैं, और उस फंडिंग से जो है एक विरोध प्रदर्शन किया जाता है, और वो विरोध प्रदर्शन जो है एक नया रूप लेके, और उसके ऊपर जमात के टाइप लोग जो हैं वो हावी हो गए और उन्होंने इस तख्तापलट का काम किया। ये शेख हसीना ने भी अभी क्लियर किया था 2-3 दिन पहले कि अमेरिका का शायद डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, लेकिन जो भी है सच्चाई ये है कि उनका तख्तापलट किया गया। और उसके बाद ये यूनुस जो है वो तो रहते भी नहीं थे बांग्लादेश में, वो बाहर से, विदेश से लाके बिठाए गए। उसमें जरूर अमेरिका का पूरा पूरा हाथ है, क्योंकि अमेरिका यूनुस को जानते थे, पुराने प्रेसिडेंट बाइडेन, उनसे अच्छी मुलाकात थी, उन्होंने उनको लाके यहाँ बिठा दिया। और मेरे को पता नहीं कि अमेरिका ये इनको अच्छी तरह समझ रहा था। अमेरिका भी अब जान रहा होगा कि ये तो पूरी तरह से जिहादी आइडियोलॉजी के आदमी हैं, तो इन्होंने जिहादी एलिमेंट्स को सपोर्ट करना शुरू किया। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन से उनको खत्म कर दिया है, देश की इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। ये कोर्ट है, ये एक सिर्फ फसाड है, ये इसमें कोई, जैसे बाबा साहब ने भी बताया कि इसमें कोई लीगल सब्सटेंस नहीं है। ये तो हर तरह से, एक तो ट्रायल एब्सेंशिया में हुआ है और उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, एक्स पार्टी जजमेंट हो गया है, जल्दी से इसको कंक्लूड कर दिया गया है। तो ये सब चीजें ये बताती हैं कि ये बेसिकली एक पॉलिटिकल साजिश है, जिसके तहत शेख हसीना को ये फांसी देना चाहते हैं। और उसका मेन पर्पज ये है कि वो जो 71 में जो बांग्लादेश वार हुआ था, और बांग्लादेश का जो क्रिएशन एक सेकुलर और बंगाली नेशन के रूप में हुआ था, उसको अंडू करना है। तो इसीलिए उन्होंने पहले शेख मुजीब की जितने भी यादाश्त थे, उनकी मेमोरीज थी, उनके ऊपर अटैक किया, और उसके बाद अब शेख हसीना को वो अटैक करके इस पूरी फैमिली को और पूरे जो विरासत है बांग्लादेश की, उसको तबाह करना चाहते हैं। तो ये इनकी